दिल्ली के लाल किले के पास धमाका, 15 लोग मारे गए। कार बम ने सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये था मसूद अजहर का बदला। अब यूएन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जेएएम ने महिलाओं का नया आतंकी विंग बनाया है, जो जिहाद में शामिल होकर सुसाइड मिशन कर सकता है। क्या ये भारत के लिए नया सबसे बड़ा खतरा है या कोई चुनौती? तो अगर खबर देखें तो इस संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दिल्ली के लाल किले में हुए विस्फोट में जैश ए मोहम्मद की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। मसूद अजहर के महिला नियंत्रित आतंकी संगठन के बारे में चेतावनी भी दी गई है। रेड फोर्ट विस्फोट की घटना नवंबर 2025 एक गंभीर आतंकी हमला था, जो दिल्ली के सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका भी साबित होता है हुआ था। यह भारत की राजधानी में 2011 के बाद पहला बड़ा वाहन जनित विस्फोट था। इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह घटना कब और कैसे हुई थी। घटना जो है वो कैसे हुई थी, अगर उसको देखें तो घटना का विवरण, जैसे कि इसकी जो समय वगैरह है उस पर बात करेंगे। तो इसका जो विवरण है उसकी बात करें तो 10 नवंबर 2025 को शाम 6:52 पर दिल्ली के रेड फोर्ट के पास लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर ट्रैफिक सिग्नल पर एक बार कार में जो है वो विस्फोट हुआ। यह एक वाहन जनित इम्प्रूव्ड डिवाइस जो एक्सप्लोसिव डिवाइस था, जिसमें 30 से 40 किलोग्राम एमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे, चालक सहित, और 20 से अधिक घायल हुए थे। यह दिल्ली के 2011 के बाद पहला बड़ा आतंकी हमला भी बताया जाता है। जांच और निष्कर्ष की बात करें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जांच की, जो एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ी पाई गई है। हमलावर उमर उन नवी, जो कि 29 वर्षीय डॉक्टर और अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर को सुसाइड बॉम्बर बताया गया। जांच में 2600 किलोग्राम विस्फोट और 360 किलोग्राम एमोनियम नाइट्रेट, AK-47 हथियार और कुछ गोला बारूद बरामद हुए थे। यह हमला जैश ए मोहम्मद का था, जो ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 का बदला बताया जा रहा है। प्रभाव की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले इसकी निंदा की और दोषियों को सजा देने का वादा भी किया। कैबिनेट ने शोक प्रस्ताव पारित किया। यह घटना भारत पाकिस्तान को जो तनाव है उसको बढ़ाने वाली थी, क्योंकि यह इस्लाम में एक दिन बाद हुए विस्फोट से जुड़ी बताई जा रही है। समय सीमा की बात करें तो 10 नवंबर 2025 को विस्फोट हुआ, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। 11 नवंबर 2025 में एनआईए द्वारा जांच की गई और जैश ए मोहम्मद के साथ लिंक सामने पाया गया। 17 नवंबर 2025 में उमर उन नबी को सुसाइड बॉम्बर के रूप में नामित किया गया था और दिसंबर 2025 में गिरफ्तारियां और विस्फोट बरामद हुए। फरवरी 2026 में यूएन रिपोर्ट में जैश ए मोहम्मद की भूमिका की जो पुष्टि है वो बताई गई है। अब आगे देखें हम हानि और कुछ प्रभावों के बारे में, यानी कि ये जो घटना हुई थी इसके बाद कितने लोग मारे गए थे और कैसी जो प्रभाव हैं वो पड़े थे। तो मृत्यु की बात करें तो 15 लोग हमलावर सहित इसमें मृत्यु उनकी हुई थी। शुरुआती कुछ रिपोर्ट्स में 8 से 13 मृत्यु बताई गई, लेकिन अंतिम जो आंकड़ा है वो 15 तक रहा। मृतकों में आम नागरिक थे, जैसे उबर ड्राइवर, बस कंडक्टर, दुकान और कुछ परिवार के लोग शामिल थे। घायलों की संख्या बताएं तो 20 से अधिक घायल जो है और 32 के करीब जो आंकड़ा है वो बताया जाता है, और घायलों को लोकनायक अस्पताल में भर्ती भी किया गया था। क्षति की बात करें तो कई वाहन जलकर खाक हो गए, आसपास की इमारतें प्रभावित हुई, इलाका जो है वो घंटों तक बंद रहा और फॉरेंसिक टीम ने जांच भी उसकी की। मुख्य आरोपी और कुछ जांच की बात करें तो सुसाइड बॉम्बर जो हैं वो पकड़े गए, जैसे डॉक्टर उमर उन नवी 29 वर्षीय डॉक्टर हैं। वह अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। पुलवामा कश्मीर का निवासी वो बताया जाता है और एनआईए ने 17 नवंबर 2025 को उसे मुख्य सुसाइड बॉम्बर भी घोषित किया था। जांच एजेंसी की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने शुरू की इसकी जांच की थी और फिर एनआईए को इसको सौंपा गया था। यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। मॉड्यूल की बात करें तो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, उच्च प्रशिक्षित प्रोफेशनल डॉक्टर शिक्षक शामिल थे। कई गिरफ्तारियां हुई, जिसमें कश्मीर से लोग और डॉक्टर शामिल हुए।
जांच में 2600 किलो प्लस विस्फोट और 360 किलो प्लस अमोनियम नाइट्रेट पाया गया था और AK-47 हथियार और कुछ गोला बारूद इसमें बरामद किए गए थे। साजिश की बात करें तो मॉड्यूल ने देश भर में कई धमाकों की योजना बनाई थी, जैसे बाबरी मस्जिद बरसी में और गणतंत्र दिवस आदि पर लाल किला हमला उसका हिस्सा या शुरुआत बताई गई थी। बात करें आतंकी संगठन के कनेक्शन के बारे में, तो जैसे मोहम्मद से इसका जो कनेक्शन है वो बताया गया है। जैसे पाकिस्तान में स्थित संगठन UN सिक्योरिटी काउंसिल की फरवरी 2026 में रिपोर्ट आई है, जिसमें जैसे मोहम्मद को इस हमले से जोड़ा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक सदस्य देश ने जानकारी दी कि जैसे मोहम्मद ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली, जिसमें रेड फोर्ट हमला शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स में तारीख 9 से 11 नवंबर बताई गई, लेकिन घटना वही हुई। मकसद इसका क्या था? मकसद था मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद ठिकानों पर हमला का बदला लेना। उससे मसूद अजहर के जो 10 परिजन जो है वो मारे गए थे। इसकी समय सीमा की बात करें तो अक्टूबर 2025 में श्रीनगर में पोस्टर मिले जो हमले का संकेत बताए गए थे। 10 नवंबर को 6:52 पर यह विस्फोट हुआ। 11 नवंबर को AI द्वारा जांच की गई, इसको आतंकी जो घटना है उसको घोषित किया गया। 12 नवंबर को कैबिनेट ने शोक प्रस्ताव पारित किया और जांच जो है उसको तेज करने के निर्देश भी दिए गए। 17 नवंबर को उमर उन नबी को सुसाइड बॉम्बर नामित किया और नवंबर व दिसंबर के बीच में कई गिरफ्तारियां और विस्फोट बरामद किए गए। फरवरी 2026 में UN ने रिपोर्ट में जैसे मोहम्मद में की जो भूमिका है उसकी पुष्टि की। कुछ प्रतिक्रिया और प्रभावों की बात करें तो सरकार की प्रतिक्रिया थी, जैसे PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन कैबिनेट ने एंटी नेशनल फोर्सेस द्वारा जो हमला है वो बताया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो UN रिपोर्ट्स में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा और जैसे मोहम्मद को वैश्विक आतंकी जो संगठन है वो माना जाता है। सामाजिक प्रभाव एवं प्रतिक्रिया की बात करें तो दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई और यह घटना भारत पाक तनाव को फिर से उजागर करती है। बात करें जैसे मोहम्मद के से जुड़े इतिहास के बारे में, तो जैसे मोहम्मद जिसे मोहम्मद की सेना के नाम से जाना जाता है, ये एक पाकिस्तान आधारित सुन्नी इस्लामी चरमपंथी संगठन है। यह देओबंदी जिहादी विचारधारा का पालन करता है और मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान में मिलाने का उद्देश्य रखता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और कई अन्य देशों द्वारा इसे आतंकी संगठन घोषित किया गया है। कुछ इससे जुड़ा इतिहास, जैसे मोहम्मद की जो स्थापना है वो 2000 में हुई थी, जब इसे संस्थापक मौलाना मसूद अजहर को भारत की जेल से रिहा किया गया था। अजहर का जन्म 1968 में पाकिस्तान के बहावलपुर में हुआ था और वे एक सरकारी स्कूल टीचर के बेटे भी बताए जाते हैं। उन्होंने कराची के इस्लामी मदरसे से शिक्षा प्राप्त की और 1980 के दशक में हरकत उल मुजाहिदीन में शामिल हो गए, जो पाकिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद लड़ रहा था। इसकी उत्पत्ति और पृष्ठभूमि की बात करें तो 1994 में अजहर को भारत में गिरफ्तार किया गया, जहां वो कश्मीर में जिहाद भड़काने आए थे। 1999 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 के अपहरण के दौरान अपहरणकर्ता ने 155 यात्रियों के बदले अजहर समेत 3 कैदियों की रिहाई की मांग की। अपहरण कंधार पाकिस्तान में हुआ, जहां तालिबान की सरकार थी। भारत सरकार ने रिहाई स्वीकार की और अजहर को पाकिस्तान भेज दिया गया। ISI ने उन्हें एक्सकोर्ट किया था। इसकी स्थापना जनवरी 2000 में अजहर ने कराची में जैसे मोहम्मद की घोषणा की, लेकिन औपचारिक लॉन्च मार्च 2000 में बहावलपुर में एक स्टेडियम में हुआ था। यह HUM से अलग होकर बना क्योंकि अजहर HUM में वापस नहीं लौटना चाहते थे। शुरुआत में से ISI, तालिबान, ओसामा बिन लादेन और उल कायदा का समर्थन मिला। पाकिस्तान में कई सुन्नी चरमपंथी संगठनों ने भी इसकी मदद की। प्रतिबंध और कुछ पुनर्गठन की बात करें तो 2001 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया और पाकिस्तान ने 2002 में इसे प्रतिबंधित किया, लेकिन यह खुदाम उल इस्लाम और जमात उल फुरकान जैसे नामों से सक्रिय रहा।
2003 में पाकिस्तान ने इन नामों पर फिर से प्रतिबंध लगाया और 2019 में अजहर को यूएन द्वारा वैश्विक आतंकी जो घोषित किया गया। 2015 में ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का हमला के बाद संगठन कमजोर हुआ लेकिन पुनर्गठित हो रहा। इसकी संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की, तो इसका नेतृत्व कौन करते हैं? जैसे मोहम्मद की संरचना केंद्रीकृत और सेल आधारित है जो इसे पकड़ना मुश्किल बनाती है। यह पाकिस्तान में आधारित है लेकिन जम्मू कश्मीर यह सक्रिय है। नेतृत्व की बात करें तो संस्थापक और अमीर मसूद अजहर जो कि इसके लीडर हैं। 2019 में स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनका भाई अब्दुल रऊफ अजहर डे फैक्टो लीडर हैं। उन अन्य प्रमुख सदस्य अजहर की बहनें महिला विंग में उमर फारूक पुलवामा हमले में मास्टरमाइंड 2019 में मारा गया लेकिन क्षेत्रीय कमांडर अजहर को रिपोर्ट करते हैं। मुख्यालय और आधार की बात करें तो मुख्यालय बहावलपुर पाकिस्तान पंजाब में स्थित है। मैं मार्काज सुबहानल्ला जो है मुख्यालय है वो स्थित है। अन्य स्थान जैसे पेशावर में, मुजफ्फराबाद पाक अधिकृत कश्मीर में, ट्रेनिंग कैंप पाक अधिकृत कश्मीर में और ऑफिस फॉर कम्युनिकेशंस को मकतब उल रबीता कहा जाता है। राजनीतिक कनेक्शन की बात करें तो जमीयत उलेमा ए इस्लाम फजहुल रहमान गुट से जुड़ा है जो पाकिस्तान की प्रमुख इस्लामी पार्टी है। आईएसआई से गहरा संबंध है जो फंडिंग, ट्रेनिंग और सुरक्षा प्रदान करती है। फंडिंग और संसाधन की बात करें तो उल कायदा दान एसआईए से धन इनको मिलता है और पाकिस्तान में मदरसे और चैरिटी के जरिए फंड इकट्ठा इनके द्वारा किया जाता है। हथियार AK-47 आईईडी रॉकेट लॉन्चर इनके पास मौजूद रहते हैं। भर्ती जैसे ऑनलाइन और मदरसों से मुख्य रूप से गरीब युवा ये पकड़ते हैं और उनको अपने जैसा बनाते हैं। 2025 में महिलाओं के लिए मुहतफ उल मुमीनात कोर्स शुरू किया जिसमें महिलाओं को ऐसा कोर्स जो है वो सिखाया गया है। संबंधित घटनाएं जैसे उल कायदा, तालिबान, लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी और उल रशीद ट्रस्ट से इसका गठजोड़ हुआ है। इससे जुड़ी कुछ जो गतिविधियां हैं, इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी बात करें तो जैसे मोहम्मद मुख्य रूप से भारत के खिलाफ जिहाद पर फोकस करता है लेकिन पाकिस्तान में भी हमला करता है। यह फिदायीन यानी कि सुसाइड हमले और आईईडी ब्लास्ट और घुसपैठ के लिए जाना जाता है। प्रमुख इसके हमले जैसे 2001 में भारतीय संसद पर हमला जिसमें 9 लोग मारे गए और 18 घायल हुए। लश्कर तैयबा के साथ इसने मिलकर ये घटना की थी। 2016 में पठानकोट एयरबेस हमला जिसमें 7 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। 2019 में पुलवामा हमला जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए जिसके बाद भारत पाकिस्तान में सैन्य टकराव बढ़ता गया। 2025 में पहलगाम हमला जिसमें 26 नागरिक मरे। दिल्ली रेड फोर्ट विस्फोट जिसमें 15 मारे गए जो ऑपरेशन सिंदूर का बदला था और यूएन रिपोर्ट में इसे जैसे मोहम्मद की भूमिका की पुष्टि भी की गई है। अन्य गतिविधियां जैसे पाकिस्तान में सिया अल्पसंख्यक पर हमले, सरकारी ठिकानों पर अटैक और कश्मीर में भारतीय सेना पर घात लगाकर हमले। भर्ती और प्रचार की बात करें तो मदरसे, ऑनलाइन कोर्स और रैलियों द्वारा ये अपने साथ जो भर्तियां हैं वो इकट्ठा करते हैं गरीब युवा बच्चों को। 2025 में महिला विंग जमात उल मुमीनात बनाया जो महिलाओं को जिहाद में शामिल करता है। अब बात करें मसूद अजहर की इसमें पृष्ठभूमि के बारे में तो मसूद अजहर पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के संस्थापक और प्रमुख नेता हैं। वे देवबंदी जिहादी विचारधारा के प्रमुख प्रचारक हैं और भारत के खिलाफ कई बड़े आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2019 में वैश्विक आतंकी इनको घोषित किया गया और अजहर पाकिस्तान की ISI की छत्र छाया में रहते हैं और जिहाद को बढ़ावा देते हैं। इनसे जुड़ी जो बातें हैं उनको देखें पॉइंट्स को तो सबसे पहले जन्म और परिवार के बारे में। इनका जन्म 10 जुलाई 1968 को पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता अल्लाह बख्श शब्बीर एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यक्ष थे। परिवार डेयरी तथा पोल्ट्री फार्म चलाता है और अजहर 11 बच्चों में तीसरे थे। कुछ स्रोत में 10 भाई बहन भी इनके बताए जाते हैं। 2025 में सेना के ऑपरेशन सिंदूर में उनके 10 रिश्तेदार मारे गए जिसमें बड़ी बहन, बहनोई, भांजे की पत्नी, भांजी और 5 बच्चे सहित 4 करीबी सहयोगी मारे गए जिसे जैसे मोहम्मद ने बदले की धमकी के रूप में इस्तेमाल किया।
इनकी शिक्षा की बात करें तो कराची के जामिया अलूमा उल इस्लामिया बेनोरी टाउन मदरसे से धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। यह मदरसा देवबंदी विचारधारा का केंद्र है, जहां से कई जिहादी नेता निकले हैं। मदरसे में रहते हुए वे हरकत उल अंसार, बाद में हरकत उल मुहाजिदीन से जुड़े। प्रारंभिक इनकी गतिविधियां जैसे 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद में शामिल हुए, हरकत उल मुजाहिदीन के सदस्य बने और संगठन की उर्दू पत्रिका सद ए मुहाइदीन का तथा अरबी पत्रिका सवात ए कश्मीर के संपादक रहे। 1990 के दशक में कश्मीर में जिहाद भड़काने के लिए भारत भी ये आई। गिरफ्तारी और रिहाई की बात करें तो 1994 में कश्मीर में हरकते उल मुहाजिदीन के सदस्य के रूप में गिरफ्तार हुए और 1999 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 1818 के अपहरण यानी कि 1814 के अपहरण कंधार पाकिस्तान में के दौरान अपहरणकर्ताओं ने 155 यात्रियों के बदले अजहर समेत 3 कैदियों की रिहाई की मांग की। भारत सरकार ने रिहाई स्वीकार की और अजहर को पाकिस्तान भेजा गया। रिहाई के बाद वे अफगानिस्तान गए, जहां तालिबान नेता मुल्ला अमर और उल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन से मिले। इनकी अगर हम भूमिका की बात करें तो मसूद अजहर के जैसे मोहम्मद के संस्थापक और सर्वोच्च नेता हैं। वे संगठन की रणनीति, भर्ती, फंडिंग और हमलों की योजना बनाते हैं। पाकिस्तान की ISS से इनका गहरा संबंध रखते हैं, जो उन्हें सुरक्षा और संसाधन प्रदान करती है। अजहर सिपाही साहित्य के लेखक भी हैं और ऑडियो संदेशों के जरिए समर्थकों को उकसाते भी रहते हैं। जैसे मोहम्मद में इनकी भूमिका की बात करें तो 2000 में जैसे मोहम्मद की स्थापना की और HUM से अलग होकर इनका जो जैसे मोहम्मद संगठन इन्होंने बनाया। संगठन का मुख्यालय बहावलपुर में है, जहां से वे ऑपरेशन चलाते हैं। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अब उनके भाई अब्दुल रऊफ अजहर डे टू डे ऑपरेशन संभालते हैं, लेकिन मसूद रणनीतिक निर्णय लेते हैं। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे मोहम्मद को पुनर्गठित किया और महिलाओं के लिए जमात उल मुमिनात विंग की घोषणा की 8 अक्टूबर 2025 में, जिसका मकसद आतंकी हमलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और UN रिपोर्ट्स में इसे चिंताजनक भी बताया गया है। आतंकी गतिविधियों और हमलों की बात करें तो अजहर कई बड़े हमलों में मास्टरमाइंड रहे हैं, जैसे 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2016 में पठानकोट एयरबेस हमला, 2019 में पुलवामा हमला और 2025 में पहलगाम हमला और रेड फोर्ट हमला। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात करें तो UN द्वारा 2019 में वैश्विक आतंकी संगठन यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति इनकी फ्रीज भी कर दी गई है UN द्वारा। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन आदि द्वारा मोस्ट वांटेड इन्हें बताया गया है और पाकिस्तान में प्रतिबंधित लेकिन सक्रिय है। 2026 की UN रिपोर्ट्स में जैसे मोहम्मद को रेड फोर्ट हमले से जोड़ा गया और महिला विंग पर चिंता भी जताई गई। जैसे मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मुमिनात के जो जमात उल मुमिनात से जुड़ी जो जानकारियां हैं, उन पॉइंट्स हैं, उनकी बात करें तो जमात उल मुमिनात जैश ए मोहम्मद का पहला महिला केवल विंग है, जिसकी घोषणा अक्टूबर 2025 में की गई। यह संगठन की रणनीति में बड़ा बदलाव दर्शाता है, क्योंकि पहले जैसे मोहम्मद महिलाओं को मुख्य रूप से सहायक भूमिका में रखता था। यह विंग आतंकी हमलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, भर्ती करने, प्रचार करने और संभवतः सुसाइड मिशनों के लिए बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की फरवरी 2026 की रिपोर्ट में इसकी चिंता जताई गई, जहां इसे आतंकी हमलों का समर्थन करने वाले जिन विंग के रूप में वर्णित किया गया। जैसे इसके गठन और घोषणा की बात करें तो 8 अक्टूबर 2025 को जैसे मोहम्मद संस्थापक और UN घोषित आतंकी मसूद अजहर ने एक पत्र के माध्यम से इसकी औपचारिक घोषणा की। यह पत्र संगठन के प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म AI कुलाम मीडिया पर जारी किया गया। मकसद इसका कश्मीर में आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, भारत की सेना और मीडिया में महिलाओं की भूमिका का जवाब देना। मसूद अजहर ने एक भाषण में कहा कि हिंदू महिलाओं को सेना में भर्ती किया जा रहा है। नेतृत्व इसका मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर मुख्य नेता हैं। कुछ रिपोर्ट्स में सादिया अजहर या सादिया अजहर भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। उनके पति यूसुफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए और अन्य बहनें जैसे साफिया अजहर, समायरा अजहर
और पुलवामा हमले में मास्टरमाइंड उमर फारूक की पत्नी अफरीरा फारूक भी इसमें सक्रिय हैं। भर्ती की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं जैसे मोहम्मद कमांडर की पत्नियां और पाकिस्तान में विभिन्न शहरों में शुरू की गई। पाकिस्तान के हर जिले में ब्रांच बनाने की योजना, जहां एक मुंतजिमा मैनेजर भर्ती संभालेगी। ट्रेनिंग और कोर्स की बात करें, ट्रेनिंग और इनके कोर्स की, तो ऑनलाइन कोर्स मुहतफ उल मुमीनात महिलाओं के उपहार नाम से 40 मिनट का दैनिक ऑनलाइन कोर्स नवंबर 2025 से शुरू हुआ। फीस इसकी 500 पाकिस्तानी रुपए है। पाठ्यक्रम इसका जिहाद, बलिदान, इस्लामी शिक्षकों के अनुसार महिलाओं की ड्यूटी सिखाई जाती है। मसूद अजहर ने वादा किया कि कोर्स पूरा करने वाली महिलाएं मृत्यु के बाद सीधे जन्नत में जाएंगी। ट्रेनिंग के स्टेज की बात करें तो पहला चरण, जिसमें दौराए तस्किया और इंडक्शन कोर्स और बहावलपुर के मारकाज उस्मान ओ अली में होता है। दूसरा चरण दौरा आयात उल नीसा, महिलाओं के लिए जिहाद पर कुरान की आयतें सीखना। सुसाइड ट्रेनिंग की बात करें तो रिपोर्ट्स में फियादीन सुसाइड मिशन के लिए ट्रेनिंग का जिक्र है। ISIS और हमास जैसी महिलाओं को इसमें भूमिका की नकल बताई जाती है। प्रचार की बात करें तो मसूद अजहर ने 21 मिनट के ऑडियो संदेश में ग्लोबल जिहाद में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया गया। पुरुषों को चेतावनी दी कि महिलाओं को प्रोत्साहित करें। UN रिपोर्ट और चिंताओं की बात करें तो UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि 8 नवंबर 2025 को मसूद अजहर ने केवल विंग जमात उल मुमीनात की स्थापना घोषित की, जो आतंकी हमलों का समर्थन करने के उद्देश्य से बनाई गई है। रिपोर्ट में रेड फोर्ट विस्फोट से जुड़ा, जो महिला विंग घोषणा के 1 महीने बाद हुआ। पाकिस्तान ने जैसे मोहम्मद को डिफंक्शन यानी कि निष्क्रिय बताया, लेकिन रिपोर्ट्स में से सक्रिय और हमलों के लिए जिम्मेदार भी बताया गया। संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है फरवरी 2026 की, उसे देखें तो जैसे मोहम्मद की भूमिका और रेड फोर्ट की बात करें तो एक सदस्य देश ने रिपोर्ट की जानकारी दी कि जैसे मोहम्मद ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। जैसे मोहम्मद को 9 से 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुए हमले से जोड़ा गया, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि वन मेंबर स्टेट नोटेड दैट जैसे मोहम्मद हैड क्लेम्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सीरीज ऑफ attacks. It was also reported to be linked to an attack on Red Fort in New Delhi on 9 November that killed 15 pupils. यह हमला ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 का बदला माना जाता है, जहां जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर भारतीय हमला हुआ था। महिला विंग की बात करें तो 8 अक्टूबर 2025 को मसूद अजहर ने जमात उल मुमीनात नाम से महिला केवल विंग की घोषणा की। रिपोर्ट में से एम्ड एट सपोर्टिंग टेरर अटैक्स बताया गया है, यानी आतंकी हमलों का समर्थन करने के उद्देश्य से बनाया गया। जैसे मोहम्मद की सक्रियता पर विवाद की बात करें तो एक सदस्य देश ने जैसे मोहम्मद को सक्रिय और हाई इम्पैक्ट हमलों की क्षमता वाला बताया है। दूसरा सदस्य संभावित पाकिस्तान ने इसे डिफ्यूक्ट या निष्क्रिय बताया है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि प्रतिबंधों के बावजूद जैसे मोहम्मद जैसे समूह लंबे समय तक जीवित रहने की रणनीति अपना रहे हैं, जैसे नई ब्रांच बनाना और प्रोपेगेंडा। अन्य उल्लेख जैसे पहलगाम हमला का भी इसमें जिक्र हुआ, जो जैसे मोहम्मद से जुड़ा है। दक्षिण एशिया में जिहादी समूहों की जारी गतिविधियां, सेक्शंस की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार से कुछ समूहों को समर्थन मिलने का उल्लेख, लेकिन जैसे मोहम्मद पर फोकस पाकिस्तान पर। रिपोर्ट्स के महत्व और प्रभाव की बात करें तो भारत के लिए प्रभाव, तो यह UN स्तर पर जैसे मोहम्मद की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि है, जो भारत के दावों को मजबूत करती है। रेड फोर्ट हमले में NIA की जांच से मेल खाती है। पाकिस्तान पर दबाव की बात करें तो पाकिस्तान जैसे मोहम्मद को प्रतिबंधित बताता है, लेकिन रिपोर्ट्स में इसका खंडन होता है। यह FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा सकता है। महिला विंग की चेतना की बात करें तो यह नई चुनौती है, क्योंकि महिलाओं को जांच में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट्स ISIS हमास जैसी रणनीतियों की नकल बताती है। अब बात करें जैसे मोहम्मद और पाकिस्तान ISI से के कनेक्शंस के बारे में, तो जैसे मोहम्मद की स्थापना में ISIS की भूमिका। जैसे मोहम्मद की स्थापना 2000 में मसूद अजहर द्वारा की गई, जो 1919 में इंडियन एयरलाइंस IC 1814 अपहरण के बाद भारत में रिहा हुए थे।
आईएसआई अपहरण के बाद अजहर को पाकिस्तान लाकर विजय यात्रा कराई और फंड जुटाने में मदद की और जैसे मोहम्मद बनाने में सहायता की। आईएसआई ने अजहर को पाकिस्तान में तालिबान और ओसामा बिन लादेन से मिलाया, जिससे जैसे मोहम्मद शुरुआती समर्थन मिला। आईएसआई से मिलने वाली सपोर्ट की बात करें तो फंडिंग और संसाधन, ट्रेनिंग और ऑपरेशन, सुरक्षा और छिपाव, रणनीतिक उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स की बात करें तो यूएन रिपोर्ट में से काफ़ी बड़ी चिंता और अलकायदा से जुड़ा पाकिस्तानी सक्रिय बताया गया है। और लेकिन इसके लोअरी इंस्टीट्यूट की बात करें तो आईएसआई जैसे मोहम्मद को डेनिएबल प्रॉक्सी, इनकार करने योग्य प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करती है। प्रमुख हमलों में आईएसआई और जैसे मोहम्मद के कनेक्शन की बात करें तो भारतीय संसद हमले में 2001 में जो किया गया था, जिसमें अगर आईएसआई के कनेक्शन की बात करें तो आईएसआई के ने अपहरण के बाद जैसे मोहम्मद बनवाया और पूर्व आईएसआई चीफ ने कबूल भी किया। पठानकोट एयरबेस में एनआईए ने मसूद अजहर और आईएसआई हैंडल को जोड़ा। पुलवामा हमले में जैसे मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली और आईएसआई से ट्रेनिंग और फंडिंग मिलती है। रेड फोर्ट विस्फोट में उन यूएन रिपोर्ट में जैसे मोहम्मद ने उस लिंक बताया गया और ऑपरेशन सिंदूर का बदला इसे बताया जाता है। पाकिस्तान का आधिकारिक रुख वर्सेस वास्तविकता की बात करें तो पाकिस्तान कहता है कि जैसे मोहम्मद प्रतिबंधित है 2000 से और डिफ्यूटेड है, निष्क्रिय है। वास्तविकता क्या है कि यूएन और भारत की रिपोर्ट्स में जैसे मोहम्मद सक्रिय दिखता है। आईएसआई गुड वर्सेस बैड टेररिस्ट की नीति अपनाती है और जैसे मोहम्मद भारत के खिलाफ गॉड है। हाल की घटनाओं में आईएसआई जैसे मोहम्मद को बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रही है। व्यापक प्रभाव की बात करें तो यह कनेक्शन भारत पाकिस्तान तनाव का मुख्य कारण है, खासकर कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय दबाव यूएन, यूएस और एफएटीएफ बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान आईएसआई के जरिए जैसे मोहम्मद को संरक्षण देता रहता है। संबंधित घटनाएं जैसे पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर। तो पहलगाम हमले की बात करें तो ये भी 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम के पास बेसारन वैली में, जो जम्मू कश्मीर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिसको कश्मीर का स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हमला जो है उसके विवरण की बात करें तो कम से कम 3 से 15 हथियारबंद आतंकवादियों ने पर्यटन पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमलावरों ने पीड़ितों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी, जिसे आर यू अ हिंदू, और मुख्य रूप से हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया। महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया। यह हमला नागरिकों पर केंद्रित था, न कि सैन्य ठिकानों पर। इसमें हानि हुई जब लगभग 26 से 25 लोग मारे गए। एक स्थानीय जो मुस्लिम घोड़े वाला मारा गया, जो हमलावरों से लड़ने की कोशिश में मारा गया था। लगभग 20 घायल हुए और यह कश्मीर में 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे घातक नागरिक हमला था। जिम्मेदारी इसकी शुरुआत में द रेजिडेंट फ्रंट टीआरएफ ने टेलीग्राम पर ली थी, जिसमें कहा गया कि अवैध बसने वालों पर हमला किया गया। टीआरएफ को लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी माना जाता है, जो पाकिस्तान में आधारित है। बाद में टीआरएफ ने इनकार किया, दावा किया कि क्लेम साइबर हैकिंग से हुआ। भारत ने इसे लश्कर तैयबा आईएसआई से जोड़ा बताया। कुछ रिपोर्ट्स में अब इसे जैसे मोहम्मद का भी प्रत्यक्ष लिंक बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से टीआरएफ और लश्कर तैयबा से ये जुड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ये 7 मई 2025 में रात 1:05 से 1:30 तक TIST तक शुरू हुआ। उद्देश्य इसका क्या था कि पहलगाम हमले का जवाब देना। भारत ने इसे फोकस्ड, मैस्यूर्ड एंड नॉन जो है वो बताया, लेकिन आतंकी ठिकानों पर हमला कोई सैन्य या नागरिक लक्ष्य नहीं था। हमले का तरीका क्या था कि भारतीय वायुसेना ने मिसाइल और ड्रोन को 9 ठिकानों पर हमला किया, पाकिस्तान और पाक में। प्रमुख लक्ष्य जैसे मोहम्मद का मुख्यालय, लश्कर तैयबा का मुख्यालय जो कि मारकज तैयबा में स्थित है, जैसे मोहम्मद का मुख्यालय मारकज सुबहानल्लाह में स्थित है, और अन्य मुजफ्फराबाद, कोटली, भिमबेर आदि में लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद और हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के कैंप जो हैं वो शिकार बनाए गए। परिणाम क्या हुआ कि भारत के दावे 100+ आतंकी मारे गए, जैसे मोहम्मद मसूद अजहर के 10 परिजन इसमें मारे गए। पाकिस्तान का दावा क्या था? 31 नागरिक मारे गए, महिलाओं समेत बच्चे, और हमले को एक्ट ऑफ वॉर भी कहा गया। कुल संघर्ष 7 से 10 मई तक चला, 4 दिन लगभग चला ये, और ड्रोन वॉरफेयर पहली बार इस्तेमाल हुआ। आतंकवाद में अमोनियम नाइट्रेट के अगर इस्तेमाल की बात करें तो
क्यों आतंकवादी अमोनियम नाइट्रेट पसंद करते हैं? सस्ता और ये आसानी से उपलब्ध होता है। कृषि में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, इसलिए अवैध रूप से प्राप्त करना आसान है। आसान निर्माण है इसका। ANFO बनाने के लिए कोई जटिल लैब नहीं चाहिए, बस मिलाना और डेटोनेटर लगाना है। उच्च विस्फोटक शक्ति है इसमें। 30 से 40 किलोग्राम ANFO भी बड़े विनाश का कारण बन सकता है, खासकर कार बम में। कम संवेदनशील है, जैसे शॉक से आने से नहीं फटता, इसलिए ट्रांसफर और स्टोरेज आसान है इसकी। भारत में विशेष समस्या, कई नियमों के बावजूद लाइसेंसिंग और सप्लाई चेन में लापरवाही से आतंकवादी इसे हासिल कर लेते हैं। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के नियम सख्त हैं लेकिन लागू नहीं होते। वैश्विक और भारतीय इतिहास के प्रमुख उदाहरण, जैसे 1970 में घटना हुई थी स्टारलिंक हॉल बॉम्बिंग, USA। ANFO से इसका हमला हुआ था विश्वविद्यालय पर। इसकी 2 टन ANFO, जिसमें एक मौत हुई और एक घायल हुए। 1995 में ओक्लाहोमा सिटी बम्बई और 1998 में US एम्बेसी और बॉम्बिंग्स। 2002 में बाली बॉम्बिंग्स इंडोनेशिया। 2011 में ओस्ला बॉम्बिंग्स नॉर्वे। 2011 में फिर दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट इंडिया। 2013 में हैदराबाद ब्लास्ट इंडिया और 2025 में दिल्ली रेड फोर्ट विस्फोट इंडिया। इनके द्वारा ये जो घटनाएं हैं वो की गई हैं। रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट है वो 10 नवंबर 2025 को हुआ था। भारत में क्यों इतना आम है? तो नियमों की कमजोरी है। 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट के बाद AN को एक्सक्लूसिव घोषित किया गया और 2012 में अमोनियम नाइट्रेट रूल्स बने। 2021 में बैरेट ब्लास्ट के बाद फायर सेफ्टी और बायनैनुअल जो इन्फेक्शन है वो जोड़े गए। लेकिन समस्या का है कि ग्रे मार्केट, चोरी, छोटी मात्रा में खरीद और लाइसेंसिंग में भ्रष्टाचार आतंकवादी व्हाइट कॉलर डॉक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क से शामिल कर लेते हैं। रोकथाम और प्रयास की बात करें तो भारत इसे PESO लाइसेंस ट्रैकिंग आयात पर रोक लगाता है यूज फॉर्म में। वैश्विक UN और कई देश USA और EU में रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग और सेलिंग रेगुलेशन। चुनौती की बात करें तो कृषि जरूरतों वर्सेस सुरक्षा, तो पूर्ण बैन मुश्किल है क्योंकि किसानों को प्रभावित भी होता है। अब लास्ट पॉइंट की बात करें जो है व्यापक संदर्भ, जिसमें भारत पाकिस्तान संबंध और कश्मीर में आतंकवाद। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत पाकिस्तान विभाजन 1947 के जम्मू कश्मीर का एक रियासत थी। एक जम्मू कश्मीर एक रियासत था जिसके शासक हरी सिंह ने भारत में विलय किया। पाकिस्तान ने इसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र मानकर दावा किया, जिसे विवाद शुरू हुआ। संघर्ष में क्षेत्रीय राष्ट्रवाद, धार्मिक पहचान और सामरिक महत्व को जन्म दिया। प्रमुख घटनाओं की समय रेखा की बात करें तो 1947 से 48 में पहला भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ कश्मीर पर। UN ने LOC लाइन ऑफ कंट्रोल स्थापित किया। इसमें क्या हुआ कि कश्मीर विभाजित हुआ और भारत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान POK आज़ाद पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर इसको मिला। 1965 में दूसरा युद्ध हुआ जिसमें कश्मीर पर हुआ। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर से घुसपैठ की। ताशकंद समझौता, इसका प्रभाव क्या हुआ कि ताशकंद समझौता हुआ 1966 में, युद्ध विराम हुआ लेकिन तनाव बरकरार रहा। 1971 में तीसरा युद्ध हुआ बांग्लादेश मुक्ति में, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया। शिमला समझौता हुआ इसके दौरान और LOC को सीमा के रूप में मान्यता मिली और द्विपक्षीय समाधान पर जोर दिया गया। 1989 में कश्मीर में विद्रोह हुआ। पाकिस्तान में समर्थित आतंकी गतिविधियां बढ़ी। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। पाकिस्तानी सैनिकों ने LOC पार की। अमेरिकी दबाव से पाकिस्तान पीछे हटा और परमाणु जो खतरा है वो बढ़ा। 2003 में युद्ध विराम समझौता हुआ जिसमें LOC पर फायरिंग कम हुई और 2021 में नवीनीकृत, लेकिन 2025 में ये टूटा। कश्मीर में आतंकवाद की भूमिका की बात करें तो कश्मीर विवाद ने आतंकवाद को जन्म दिया, जहां 1980 के दशक से पाकिस्तान पर ISI के माध्यम से समूहों जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा को समर्थन देने का आरोप है। ये समूह कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने के लिए जिहाद का प्रचार करते हैं और भारत इसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहता है, जबकि पाकिस्तान इसे कश्मीरियों का स्वतंत्रता संघर्ष बताता है।
प्रमुख आतंकी हमले और समूहों की बात करें तो जैश ए मोहम्मद, जो कि 2001 में संसद हमला इसने किया, 2019 में पुलवामा और 2025 में पहलगाम हमला और 2025 में रेड फोर्ट हमला जिसमें 15 लोग मारे गए। लश्कर तैयबान द्वारा हमले जिसमें 2008 में मुंबई हमला जिसमें 166 लोग मारे गए थे, 2016 में पठानकोट हमला। टीईएफ का प्रॉक्सी की बात करें तो 2025 में पहलगाम हमला, भारत इसे पाकिस्तान समर्थित मानता है। विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की बात करें तो भारतीय दृष्टिकोण पाकिस्तान को रोज राज्य मानता है जो आईएसआई के माध्यम से प्रॉक्सी युद्ध लड़ता है। भारत की प्रतिक्रिया की बात करें तो सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, पुलवामा हमले का बदला और भारत बातचीत के लिए आतंकवाद समाप्ति की शर्त रखता है। 2019 में आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को संघ शामिल किया, जिसे पाकिस्तान अन्याय कहता है। पाकिस्तानी दृष्टिकोण की बात करें तो कश्मीर को अधूरा विभाजन मानता है। भारत पर दमन और मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप आतंकवाद को कश्मीरियों का स्वतंत्र संघर्ष बताता है। भारत के हमलों को झूठा फ्लैग कहता है और पाकिस्तान यूएन मध्यस्थता चाहता है, लेकिन भारत द्विपक्षीय बातचीत पर जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात करें तो यूएन, यूएस और ईयू, चाइना आदि संयम की अपील करते हैं। आतंकवाद की निंदा, जैसे यूएनएससी की 2026 रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर की जैसे मोहम्मद की भूमिका। यूएस भारत के साथ आतंकवाद विरोध में सहयोग करता है, लेकिन पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट से हटाया। चाइना पाकिस्तान का समर्थक लेकिन आतंकवाद विरोधी है। HRW और UN ने भारत पर मानवाधिकार उल्लंघनों की आलोचना की। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय परमाणु खतरे से चिंतित, लेकिन कोई सक्रिय हस्तक्षेप नहीं है। हाल की घटनाक्रम की बात करें तो पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 में, जिसमें 26 नागरिक जो है वो मारे गए हिंदू कहकर, धर्म के आधार पर। भारत ने इसे पाकिस्तान समर्थित बताया। ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 7 मई 2025 को हुआ, जिसमें भारत ने 9 आतंकी ठिकानों जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के मुख्यालय पर मिसाइलें हमले, 100+ आतंकी मारे गए और पाकिस्तान ने जवाब दिया। 4 दिन युद्ध चला, सीज फायर हुआ, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी निलंबित हुई। रेड फोर्ट विस्फोट, जो कि 2025 में हुआ, जैसे मोहम्मद द्वारा इसका हमला किया गया, जो कि यूएन रिपोर्ट में साबित जो है पाकिस्तान की इसकी लिंक बताई गई है। वर्तमान इसकी जो स्थिति है उसकी बात करें तो 2026 में CFR रिपोर्ट में कश्मीर आतंकवाद पर संघर्ष की सद्भावना मध्यम बताई गई। भारत की नीति आतंकवाद पर नई बेंचमार्क, सर्जिकल स्ट्राइक, बातचीत के लिए आतंक मुक्त वातावरण, पाकिस्तान आर्थिक संकट में लेकिन कश्मीर पर अड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, FATF UN पाकिस्तान पर बढ़ा, लेकिन कोई समाधान नहीं। भविष्य में एस्केलेशन के लिए द्विपक्षीय बातचीत और आतंकवाद समाप्ति जरूरी है। यह संदर्भ सभी पक्षों को प्रतिनिधित्व देता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।